नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 20 जनवरी यह वो दिन है जिस दिन दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जिन्होंने शपथ ग्रहण हुआ। और उसके बाद उसी दिन से हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कुछ निर्णय जो लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे खासतौर पे जियो पॉलिटिकल और उसी प्रकार से जियो इकोनॉमिक तनाव कुछ देशों में बढ़ रहा है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो वो एक पीरियड था जब उनका पहला टर्म था 4 साल का, और अभी दूसरा टर्म आते ही, या हम कह सकते हैं जिस जब से वो इलेक्शन में चुने गए तब से लेके उन्होंने मतलब क्लियर कर दिया था कि मैं इस स्टेप्स को आगे बढ़ाऊंगा। और उसके बाद सत्ता पर आते ही और 20 जनवरी के बाद में साइन करने के बाद तुरंत जो धड़ाधड़ निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं भारत सहित, जो भारत की जब हम बात करते हैं, ऐसे ही विश्व के काफी सारे देश हैं जो कहीं ना कहीं अभी तनाव महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल। अब 2017 से 2021 तक उनका पहला टर्म था। उस दौरान ऐसा लगता था जैसे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म में उनको समझ में आ गया था, मुझे लगता है ऐसा कि उनको समझ में आ गया था कि कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो कुछ काम उन्होंने किए, कुछ काम नहीं किए। अब दूसरा टर्म जब इस बार उनका शुरू हुआ है 2025 से, जनवरी 20 2025 से, उनको पहले से मालूम है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करने हैं, ये भी उनको मालूम है। अच्छा, तो लोग धड़ाधड़ निर्णय लिए जा रहे हैं। और आप देखिए कि वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। बिल्कुल, वो बिजनेसमैन है। जो बिजनेसमैन राजनीति में आ जाता है तो वो अपने ढंग से निर्णय करता है। पॉलिटिशियन आता है तो अपने हिसाब से करता है, क्योंकि पॉलिटिशियन लंबे समय तक राजनीति में रहना चाहता है। तो कुछ निर्णय वो चाहकर भी नहीं ले सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि इस टर्म के बाद में मेरा राष्ट्रपति बनने का ये आखिरी टर्म है। इसके बाद में मैं कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि अमेरिका का कानून नियम है 2 बार ही बन सकते हैं। इसलिए अब उनको एक खुली छूट है। उनको लगता है कि मुझे खुली छूट है, जो करना है इन 4 सालों में ही करना है। और मुझे लगता है कि जैसे रोनाल्ड रेगन, उनके पहले जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बने थे, उनका भी ऐसे ही था। वो 2 बार लगातार बने थे। अच्छा। ये 2 बार लगातार नहीं बने हैं, लेकिन रोनाल्ड रेगन ने भी जिस तरह से अमेरिका को प्रभावित किया रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के रूप में, उससे ज्यादा अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की राजनीति को, भू राजनीति को, यूरोप को, चाइना को, भारत को, हर देश को वो प्रभावित करने वाले हैं। मतलब जियो पॉलिटिकल गेम में सबसे बड़ा नाम अगर आज कोई है तो डोनाल्ड ट्रंप है। बिल्कुल। मेक अमेरिका, जिस प्रकार से उन्होंने बात किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पर सवाल ये है कि क्या ये मतलब जबरन वाला स्लोगन है? हम इसलिए कह रहे क्योंकि मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको था तो गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया गया। शायद वहाँ मतलब किसी की परमिशन या किसी की मतलब एक रिक्वेस्ट फॉर्म भी होता है, पर यहाँ नहीं। हमने ये किया, हम ये चाहते, हम कर देंगे। कनाडा है तो हमको उसको अमेरिका का 51वां स्टेट बनाना है, प्रोविंस बनाना है। ये उन्होंने बात की, आइलैंड की बात की। तो क्या मतलब किसी से मिलना जुलना या चर्चा हो, ऐसा कुछ भी नहीं? सरमुखत्यार देखिए, हिंदी में एक कहावत है, आप भी जानते होंगे, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके हाथ में ताकत है वो अपनी बात मनवा लेता है। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन अमेरिका उस ताकत का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये फर्क है इनके पहले वाले राष्ट्रपतियों में और डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका के पास क्या ताकत है और वो उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो बिजनेसमैन है, मैंने आपको फिर बताया। इसलिए उनको पता है कि अच्छा, ये बात भी सच है। करीब उन्होंने मतलब राजनीति में आए करीब 15 साल के करीब समय। हाँ, 2010 में शायद वो आए थे। अच्छा, राजनीति 15 साल वो प्योर बिजनेस, उसके पहले वो बिजनेसमैन ही थे। तो उनको मालूम है कि मैं 15 साल ही राजनीति में रहूंगा। बाकी लोग 40 साल 45 साल रहते हैं, अपने पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि मैं 15 साल का भी राजनीति में रहूंगा और वो जितना करना है मुझे इतने ही समय में करना है। और अब तो 4 साल में ही करना है। बिल्कुल। तो उनके पास समय नहीं है। उनके पास विचार बहुत सारे हैं, ऐसा लगता है।
उनके सहयोगी भी हैं, एलन मस्क जैसे, विवेक रामास्वामी जैसे, जो आप कह सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है, वो मतलब एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस है। एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, बिल्कुल। ये भी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। तो इसलिए उनके ग्रुप के जो लोग हैं, वो लोग भी उसी दिशा में सोच रहे हैं, और वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा उथल पुथल करने के समर्थक हैं। अच्छा, जिस प्रकार से ट्रम्प की अगर बात करें, अमेरिका और भारत के संबंध की बात करें, तो मतलब सीधा हम देखते थे कि अच्छे संबंध है, मोदी जी के साथ भी अच्छे संबंध है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। फिर भी हमने देखा कि जिस प्रकार से जो डिपोर्ट करने का प्रोसेस हुआ, भारत के जो पहला जत्था आया, सबको मतलब बेड़ियां बांधी थी, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट भी आए कि अब दोबारा मतलब कुछ ध्यान रखेंगे करके, या फिर भारत ने कुछ वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा था। लेकिन उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे थे, तब भी जिस प्रकार से प्लेन आया, तो उसमें भी हमने देखा कि वो ही है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बोलने का अलग और दिखाने के अलग। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। जैसे आप विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा है कि ये इस तरह की प्रक्रिया पहले भी होती रही है 2009 से, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम तो ऐसा तो चर्चा में नहीं आया। हाँ, लेकिन चर्चा में इसलिए नहीं आया कि उस समय कम लोग डिपोर्ट किए जाते थे। ओके। इस बार ज्यादा लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 10-15 साल में आप देखिए, हम भी जहाँ गुजरात में बैठे हैं, हमें तो पता है कि बहुत सारे लोग इलीगली जाते हैं। इसमें कोई अखबारों में खबरें आती है ये, और उनकी मृत्यु भी होती है, दुखद मृत्यु होती है। लोग घुसने की कोशिश करते हैं अमेरिका में। तो किसी भी देश को ये अधिकार है, भारत को भी ये अधिकार है कि अपने देश में जो भी अवैध रूप से आ रहे हैं या घुस चुके हैं, उन लोगों को निकाला जाए। और भारत के लिए ये अच्छा है, क्योंकि अमेरिका ने जो उदाहरण पेश किया है, भारत को भी अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इलीगल लोग भारत में घुस गए हैं और अलग अलग शहरों में बस गए हैं, और खासतौर से झारखंड के कई इलाकों में उन्होंने डेमोग्राफी भी बदल दी। तो ऐसे लोगों को अब भारत से बाहर निकालने का रास्ता भारत का लिए सरकार के लिए साफ हो गया है। तो हम भी अगर उनको चाहे तो ऐसे डिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, विदेश से जो लोग अवैध रूप से किसी भी देश में आते हैं, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल, वहाँ की डेमोग्राफी को प्रभावित करते हैं, वहाँ के इलेक्शन पैटर्न को प्रभावित करते हैं। तो ये समस्या भारत में भी है। हमने देखा है कई राज्यों में ये समस्या आती है कि भाई, जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग आके बस गए। अब हम हिंदू मुस्लिम कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनके कारण वहाँ की राज्य की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें काफी पता भी नहीं चलेगा। दोनों में बंगाली बोली जाती है, दोनों बंगाली बोलते हैं, कोई पता नहीं लगेगा। बंगाली मुस्लिम इंडिया के भी है, बिल्कुल वहाँ के भी है। तो ये समस्या भारत में भी है, जो अमेरिका में है। और भारत सरकार ने जो 18,000 करीब ऐसे लोग की अनुमति दी है, वो धीरे धीरे भारत में भेजे जा रहे हैं। एक कंट्रोवर्शियल जरूर है कि उनको हथकड़ियों बेड़ियों में क्यों भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस बारे में बात कर रही है कि ये अमानवीय चीज है, उनको हथकड़ियों बेड़ियों में मिलिट्री प्लेन में ना भेजा जाए, उनको रिस्पेक्टफुली भेजा जाए, बस इतनी ही बात है। पर मतलब डिपोर्टेशन तो होगा, वो हर देश में। अभी यूरोप में शुरू हो रहा है। अब देखिए, जर्मनी में राइटिस्ट पार्टी आ गई है, AfD करके, और फ्रांस में भी ये समस्या पैदा हो गई है। कई इलाकों में जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है, उन लोगों ने वहाँ की लोकल व्यवस्था तहस नहस कर दी है। सुना है मतलब यूके में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी पे अभी मतलब बेल्जियम में है, यूके में है, कई जगह पर ऐसे हैं। जो पाकिस्तानी लोग कई जगह पर आए। अभी पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी खबरें आती है, वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में भी परेशानी की है वहाँ पे। और ठीक है, सऊदी अरब को, UAE को, पाकिस्तान सरकार को बोलना पड़ा कि आप ये इन लोगों भिखारियों को क्यों भेजते हो। बिल्कुल भिखारियों की समस्या भी वही है। इलीगली जाके वहाँ पर हज के नाम से जाते हैं, अपना वीजा एक्सटेंड करते हैं, भीख मांगते हैं वहाँ पर। मतलब उस देश की रेपुटेशन का भी सवाल होगा, और शायद वहाँ पे कुछ क्राइम हुआ तो जिम्मेदार। बिल्कुल। तो सऊदी अरब ने तो यहाँ एक रिपोर्ट आई, ये भी आई थी कि सऊदी अरब में और UAE में जितने भिखारी पकड़े गए हैं या जो इलीगल माइग्रेंट्स, उनमें 90% पाकिस्तानी है। ओह माय गॉड। अच्छा सर, एक बात ये जाननी है कि जिस प्रकार से एक टैरिफ नाम का जो शस्त्र अभी उगाया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल जब मैक्सिको की बात करें तो सिर्फ एक ही बात था अमेरिका और मैक्सिको के बीच कि भाई इलीगल माइग्रेशन करके बहुत सारे लोग आ रहे थे,
उससे ज्यादा कुछ इश्यू नहीं था। पर अभी जब देखे वो पॉलिटिक्स अभी तक जो था, अभी वो इकोनॉमिक पे आ गया है। 25% हम टैरिफ ला देंगे। उसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में ऊपर का हिस्सा कनाडा, वहां की अगर बात करें तो वहां पे भी, क्योंकि अब तक काफी सारे रिलेशन अच्छे थे, वहां से मतलब आना जाना भी काफी सरल था, वीजा प्रोसेस ऑन अराइवल वाला था। ऐसा क्या हुआ अचानक, और क्यों ये चाहता है कि हम 51 स्टेट के तौर पे कनाडा को देखेंगे? क्या क्या है मंशा, क्या है? देखिए, कनाडा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का 51वां राज्य बनता है या नहीं, ये एक अलग इशू है। मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पे, सिर्फ प्रेशर है। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं कनाडा के खिलाफ। कि क्या ये वो पॉलिसी तो नहीं थी, एक बार पूरा उनके घर में चले जाओ, फिर धीरे धीरे करके बाहर धीरे धीरे करके निकलो? ये हो सकता है। मुझे लगता है कि 51वां राज्य अगर बन जाता है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, फिर उसके बाद में ग्रीनलैंड की बात हो रही है। तो फिर अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मेक्सिको भी कहेगा कि कैलिफोर्निया हमारा है, अच्छा, टेक्सास हमारा है, लुइसियाना के बारे में फ्रांस कहेगा कि हमारा है। हाँ, वो लोग कैसे कह सकते हैं, क्या है वहां पे? देखिए, यूएसए ने अलास्का खरीदा, हाँ, ये रशिया से 100 साल पहले, हाँ, है ना, उस पर पुनर्विचार कर रहा है रशिया। बिल्कुल, ठीक है। लुइसियाना खरीदा था 19वीं शताब्दी में फ्रांस से, तो फ्रांस भी डिमांड कर सकता है, ये तो हमारा इलाका है। फिर टेक्सास और कैलिफोर्निया, अच्छा, ये मेक्सिको से युद्ध के बाद में, अच्छा, युद्ध से जीते हुए। तो ऐसे कई इलाके हैं जो जिनको जोड़ घटाकर यूएसए बनाया गया है। अब अगर ट्रंप ये पॉलिसी कनाडा के बारे में अपनाते हैं तो बाकी देश भी इस बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं। तो इसका बाकी देश सिर्फ पुनर्विचार कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं, कम से कम डिमांड तो कर ही सकते हैं। अमेरिका खुद जगह जमादार बन के बैठा है तो मतलब तो चांसेस है। हाँ, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रपोज तो कर सकते हैं, प्रपोज तो कर ही सकते हैं। तो अब ये अमेरिका के बारे में जो हम लोग सुन रहे हैं, ये मुझे लगता है बिजनेस के लिए प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा है बजाय पॉलिटिकल एंगल उस पर देखने के। अच्छा, एफिशिएंसी के लिए एक अलग सा मंत्रालय वहाँ पे है जिसमें मतलब एलन मस्क है, रामास्वामी है, रामास्वामी निकल गए उससे। हाँ, अब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से डिपार्टमेंट बनाया है और जिस प्रकार से जो एम्प्लॉयज है, आप काम करो वरना निकल जाओ, ऐसी सीधी मतलब डायरेक्शन आ रही है, तो कर्मचारी में कुछ प्रकार से असंतोष बढ़ा है। ये हम इसको थोड़ा भारत के संदर्भ में सोचें कि जैसे पिछले 70 साल में ज्यादातर 55 साल करीब कांग्रेस का राज्य रहा, ठीक है ना। तो कांग्रेस के राज में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे थे जो कांग्रेस के मिनिस्टरों से, सांसदों के, उनके रिकमेंडेशन से बने थे, और वो कांग्रेस का ही तंत्र चलाते थे बीजेपी की गवर्नमेंट होने के बावजूद। यही अमेरिका में हुआ कि जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का राज रहा, जब रहा, तो उन्होंने अपने सैकड़ों हजारों लोगों को ऐसे बिठा एम्प्लॉइज बना दिया। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया था, उनको बाद में निकाला गया। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हल्ला ज्यादा मच रहा है वहां पर अमेरिका में, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उनका एक इकोसिस्टम है उसका हिस्सा रहे, और इन लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी को खासतौर से बहुत नुकसान पहुंचाया है, नेगेटिव पब्लिसिटी करके। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो ये कदम उठा रहे हैं, इसमें रिपब्लिकन पार्टी का भी सहयोग है, अकेले का नहीं है ये बात आप ध्यान रखिए कि रिपब्लिकन पार्टी ने तय कर लिया है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का इकोसिस्टम सरकारी तंत्र में है उसका सफाया करना है, और यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को दिया, शुरू कर दिया। सर, एक बात ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया करीब 3 साल हो गए, दोनों ओर से कहा जा रहा है कि हमने इतने लाख सैनिक को मारा है, आर्थिक नुकसान बहुत हुआ। यूक्रेन की अगर बात करें तो एक तरह से पूरा देश तबाह हो गया। नाटो वाला इश्यू था कि हम नाटो में जुड़ना चाहते हैं, और तभी से रशिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। जब जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी तब काफी सपोर्ट दिया गया, काफी सपोर्ट, बैकएंड सपोर्ट दिया गया, शस्त्र दिए गए। अब जब ट्रंप आए हैं तो पूरा मतलब वो फिर उलट फिर कर दिया गया है
कि नाटो की गलती थी या जेलेंस्की की गलती थी या जेलेंस्की ने मतलब बुद्धि का प्रदर्शन किया, रशिया की कोई गलती नहीं थी। पूरे जो मतलब रातों रात ये स्टेटमेंट बदल गए और अब तो अमेरिका ये भी कहता है कि हमने मतलब वो ऐसे ही दान में नहीं दिया था, हम सामने कुछ लेंगे, खनिज लेंगे, मिनरल्स लेंगे। क्या हो सकता है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है या क्या है? देखिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक नहीं है, 15 साल उनका टोटल राजनीतिक जीवन 15 साल का होगा, 4 साल बाद 15 साल पूरे हो जाएंगे उनके। वैसे ही जेलेंस्की भी राजनीतिक नहीं है, वो बेसिकली टीवी के कॉमेडियन थे। अच्छा। 2021 में शायद उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पॉपुलर थे तो प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा। लोगों ने वोट दे दिया बिना ये जाने बुझे कि जेलेंस्की ने शुरू से बहुत सारी गलतियां की। ठीक है, रूस ने आक्रमण किया, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि यूरोप के और खासतौर से अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार ने जो उनको सपोर्ट किया, तो उसके पीछे वो ये देख नहीं पाया कि इसमें अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, और वो जोर शोर से रूस के खिलाफ लड़ते रहे, जबकि होना ये चाहिए था। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे कई इलाके हैं यूक्रेन में जो रशिया के हिस्से थे, रशियन रशिया के हिस्से थे। वहाँ की पॉपुलेशन रशियन है, वहाँ की कल्चर रशियन है, वहाँ का चर्च रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और वो यूक्रेन के हिस्से बन गए थे 1991 के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो रशिया उन हिस्सों को मांग रहा था। तो अगर जेलेंस्की इन बातों पे इस लाइन पे आगे चलते और रशिया से कोई समझौता कर लेता, यूक्रेन बर्बाद नहीं होता। लेकिन वो पश्चिमी देशों के, खासतौर से अमेरिका के शहर पर वो रूस से उलझते गए। उन्होंने पूरा एक तरह से, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, लेकिन अगर वो ये गलतियां ना करते तो देश उनका बच जाता। आज करीब 20 लाख यूक्रेन के लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, वहाँ पे भुखमरी फैली हुई है, प्राइस राइज, मतलब सारी समस्याएं जो युद्धग्रस्त क्षेत्र में होती है वो सारी यूक्रेन में है। अब उनको ये समझ में आने लगा है कि सपोर्ट अब कहीं मिलने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो अब मना तो कर दिया, ऊपर से सामने से मांग रहे हैं। हाँ, तो अब उनके सामने कोई चारा नहीं है, उनके सामने कोई चारा नहीं है कि वो जो 4-5 साल पहले रशिया को चुपचाप शांतिपूर्ण वो इलाके दे सकते थे, अब उनको सामने बैठकर युद्ध होने के बाद में ये इलाके सौंपने वही करना होगा, इतना नुकसान करने के बाद बिल्कुल देश तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। तो ये एक यूक्रेन का बड़ा दुर्भाग्य है। जेलेंस्की की गलतियां हैं जो यूक्रेन को भुगतना पड़ेगी। और अमेरिका ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, 200-250 बिलियन डॉलर अब तक शायद दिए हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, अब उसकी भरपाई करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के जो रेयर अर्थ मिनरल यूरेनियम वगैरह जो है उसके बारे में आप समझौता करने के लिए मजबूर हो गए हैं जेलेंस्की। और दूसरा कोई चारा नहीं है उनका। अच्छा, साथ में सर एक बात ये भी है कि जो यूरोपियन यूनियन है उस पर भी 25% टैरिफ डाल रहा है, तो उस वजह से पूरा यूरोप भी नाराज है अमेरिका से। तो आगे वाले मतलब किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने कुछ देखा था, सेकंड में भी हमने देखा था, और अब जाके दोबारा ऐसी स्थिति आई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप के बीच कॉन्फ्लिक्ट, क्या देखते हैं? यूरोप और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं है। हाँ, वो सभी लोग यूरोप के जितने राजनीतिक हैं वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, वो 4 साल खत्म होने का इंतजार करेंगे। ओके। वो ठीक, मतलब गो स्लो, जैसे कहते हैं ना, गो स्लो पॉलिसी, तो गो स्लो पॉलिसी अपना लेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल खत्म होने का इंतजार करेंगे। अच्छा, ऐसी कुछ स्थिति भारत में भी देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जब तक मतलब नरेंद्र मोदी है तब तक वो समय पसार होने दो, ऐसी स्थिति क्या वहाँ बोल सकते हैं क्या? नहीं, देखिए मोदी जी का मतलब कांग्रेस में ऐसे काफी सारे कांग्रेस में ऐसे होता है। हाँ, वो सोचते होंगे कि ये समय बीत 10 साल तो बीत चुके हैं, 5 साल और आगे है, और कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो सरकार बना सके। कांग्रेस क्या किसी भी विपक्षी पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं है। तो अगर वो ये लोग सोच रहे हैं तो ये उनका अधिकार है कि भाई नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, उसके बाद क्या? हाँ, सोचने में क्या हर्ज है? तो ऐसा नहीं, बीजेपी में हमेशा सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप, थर्ड लीडर तैयार रहती है, भारत में भी है और बीजेपी में भी तैयारी चल रही है। ये दोबारा वही अमेरिका वाली बात जैसे कि कह सकते हैं कि मतलब वहां पे भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में मतलब राह देख रहे हैं कि जैसे 4 साल गुजर होने दो, और विश्व भर के सभी नेता भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाइना के लोग भी जैसे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई एक बार
4 साल निकल जाए, कनाडा वाले सोच रहे हैं कि 4 साल निकल जाए तो वैसे देखा जाएगा। हाँ फिर देखा जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार से एक बात हो रही थी कि एक जो अपना इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो जिस प्रकार से नई करेंसी का बीच में प्लान कर रहे थे ये ऊपर, जैसे ही ट्रम्प आए और बोला कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है या फिर से अमेरिका करेंसी चलेगी US डॉलर में, अब लगता है कि वो मतलब धीमा पड़ जाएगा जो ब्रिक्स। वही 4 साल वाला वेट एंड हाँ वेट एंड वॉच। मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स ऐसे खत्म होगा, क्योंकि ब्रिक्स में बहुत सारे देश ऐसे, आप तो देखिए सऊदी अरब वगैरह, ईरान वगैरह काफी देश आ गए। पहले तो 4 ही देश थे, हाँ। अब तो 10-11 देश हो गए ब्रिक्स प्लस और बहुत सारे भी देश उसमें आने के लिए तैयार हैं। तो वो मूवमेंट उनका जो है चलता रहेगा। अभी ठीक है, अभी 4 साल के लिए स्लो कर देंगे और क्या करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो खास तौर पे जैसे इंडिया, चाइना, फिर ये मैक्सिको, गुआटमाला, यहाँ के सबसे ज़्यादा वहाँ पे इलीगल रहते हैं, वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा तनाव है। मतलब कोई कुछ लोग ऐसे भी है जो मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि डर है जैसे पुलिस पकड़ लेगी। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं बिल्कुल। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये स्थिति कुछ ही दिन के लिए होगी या 1-2 महीने के लिए, और कुछ कहते हैं कि मतलब ये तो लंबा चलेगा, तो डिपोर्ट होने से पहले ही निकल जाओ या फिर सामने से निकल जाओ। क्या स्थिति? देखिए जब तक ट्रम्प हैं डिपोर्ट तो करते जाएंगे, वो चलता रहेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये काम कोई धीमा किया जाएगा, क्योंकि उनका एक बड़ा भारी इलेक्शन नारा प्लान था ये। हाँ। तो इसको तो वो पूरा करेंगे। दूसरा इसके कारण क्या होगा, अमेरिका में प्राइस राइज बढ़ेगी। अभी पता नहीं लगेगा, ये अभी लोगों के उत्साह है कि विदेशियों को भगा रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा कि इनको इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सस्ते जो चीप लेबर मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो मतलब जैसे H1B वीसा और ये सब इसकी बात कर रहे हैं कि कम हो जाएंगे, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जो बंद हो सकती है। तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो इन्होंने गोल्ड स्कीम 44 करोड़ 44 करोड़ यानी $5 मिलियन के इन्वेस्टमेंट करो तो आपको US सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब $44 करोड़ रुपए या $5 मिलियन कितने लोगों के पास होंगे? सवाल ये भी है ना, कितना लोग ऐसे होंगे जो और इतना इन्वेस्टमेंट करके वहां पे कितना तो वो भी 4 साल का इंतजार करेंगे। अच्छा मतलब ये एक स्थिति ऐसी पैदा होगी सभी के लिए वेट एंड वॉच जैसा होगा बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल है बड़ा उथल पुथल वाला रहेगा 4 साल, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका वापस घूम गया वहाँ पे उसी जगह पर पहुंच जाए। जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ग्रेट होता है कि शायद वो स्थिति है वो देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ग्रहों की चाल क्या होगी उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आगे 4 जो आने वाले साल है अमेरिका के लिए और विश्व भर के लिए कैसे रहेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया जिस प्रकार से आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी प्रकार आप देखते रहिए रिवॉय, रियल वॉइस ऑफ इंडिया, और हमारे इस प्रकार के वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक दीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारी YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।